गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम देखेंगे अध्याय 4 के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न दिया है इसमें कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, तो मानक रूप आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए, सभी ऑप्शन को जो है अच्छी तरह से पढ़े। ठीक है, ताकि जो है गलत होने के चांस जो है खत्म हो जाए। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न है ये जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। पहला ऑप्शन है इसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और तीसरा ऑप्शन है ax प्लस c इक्वल टू 0। और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो दिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, तो सभी ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। पूछ रहे हैं द्विघात, तो द्विघात का मतलब कितना होना चाहिए कि घात जो है अधिकतम वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ घात देखिए, यहाँ नजर आ रही है आपके लिए घात 2। ये जो है वो किसका मान रूप है, ये जो है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है ये। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण का हो गया। और यहाँ देखिए घात 1 है। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण, केवल ये घात जो है त्रिघाती समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केवल ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण का मानक जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, नहीं कहलाएगी। तो कब नहीं कहलाएगी, तो जो इसका जो मानक रूप होता है उसमें कुछ खास बातें होती हैं। ये जो x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, a b c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जो x की घात 2 है यही मेन है इसमें। ठीक है, द्विघात घात कितनी है, 2 होनी चाहिए। तो घात इसमें अगर 2 है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर घात 2 होनी चाहिए, विशिष्ट तौर पे यही ध्यान रहना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई गायब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो द्विघात समीकरण ही कहलाएगी। लेकिन ये गायब जो है नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो b बराबर 0 हो सकता है और c बराबर भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर a बराबर 0 हो गया तब नहीं कहलाएगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, b बराबर 0 हो और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है इसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a बराबर 0 नहीं हो तथा b बराबर 0 हो और c बराबर 0 हो। ठीक है, और a बराबर 0 हो। तो कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो बनती है यहाँ पर वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए ताकि जो है वो द्विघात समीकरण बनी रहे। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि द्विघात समीकरण होने के लिए आवश्यक शर्त निम्न है। तो कौन सी शर्त जो है सबसे ज्यादा जरूरी, हमने बताया था। ऑप्शन इसमें दिए हैं आपके सामने, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 हो, c बराबर 0 हो, में से कोई नहीं। तो a का मान जो है 0
नहीं होना चाहिए, ठीक है। b बराबर 0 हो सकता है और c बराबर 0 हो सकता है, लेकिन ये वाला जो मान होना चाहिए वो a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया है इसमें, द्विघात समीकरण में ए बी सी है, तो प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या वास्तविक संख्या है। तो अभी मैंने बताया था कि जो एबीसी होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो मूल आप जानते हैं द्विघात समीकरण में एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। तो इस बात से आप ध्यान रखिए, यहाँ प्रश्न आया है कि मूलों की संख्या कितनी होती है द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो अगर एक घात है किसी समीकरण में, एक घातीय समीकरण है, ठीक है, तब उसमें मूलों की संख्या 1 होगी। अगर 2 घातीय है तो जो है उसमें मूलों की संख्या 2, और अगर घात 3 है तो उसमें मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 है। जितनी घात है, अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको पहचानना है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए दिया है आपका 5x² + 4x = 3। ऑप्शन बी दिया है √3x = 4x² - 2। ऑप्शन सी दिया है 4x² - 2x = 4x² - 8x - 2। और ऑप्शन जो डी है वो है 5/2x - 3x² - 8/3 = 0। इसमें पूछ रहे हैं द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यहां देखिए, जो पहला ऑप्शन है उसमें x यहां कितनी है, 2 है अधिकतम, तो ये तो द्विघात समीकरण हुआ, ठीक है। यहां पर भी देखिए अधिकतम 2 घात है। यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए अधिकतम 2 घात है इसमें, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर भी 4x² है, इधर भी 4x² है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इसका 2 घात थी वो तो समाप्त हो गई। तो अब इसमें अधिकतम घात कितनी रह गई, 1 रह गई केवल। तो इस हिसाब से जो अभी ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये कितनी रह गई, अब 1 घात वाली रह गई, अब ये 1 घात ही रह गई, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सही रहेगा, यही वाला ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगी, नीचे वाली हुई द्विघात समीकरण। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि x = 2 निम्न में किसका एक हल है। x = 2 निम्न में से किसका एक हल है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है √3x = 4x² - 2। ऑप्शन बी दिया है 3x² - k 12 = 0। ऑप्शन सी दिया है इसमें 5x² + 8x - k 1 = 0। और डी दिया है ऑप्शन √2x² - k 3x - k 4 = 0। तो यहां अगर आप ध्यान देंगे तो यहां ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि x = 2 जो है इसका एक हल हो जाएगा। तो यहां देखिए √3 है, तो ये तो जो है हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसका हल हो ही नहीं सकता क्योंकि √3 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर √2 है, ये ऑप्शन भी हट जाएगा, ठीक है। इन दोनों का हल नहीं हो सकता। अब आपका 2 बचे ये वाले, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 2 लगाते हैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4 पंजे 20 और प्लस 8 दूनी 16 माइनस के 1, तो देखिए यहाँ कितने हो जाएंगे, 36 माइनस के 1 मतलब 35। तो ये भी एक इसका हल नहीं हुआ, केवल एक ही ऑप्शन बचा बी, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे x = 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका
2 रखी यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 गुणा ये 3 माइनस के 12, ये होगा 4 3 12, ठीक है। तो ये होगा 12 माइनस के 12, तो कितना आ गए 0 आ गए, इधर भी 0 और उधर भी 0 हो गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि नहीं है, ठीक है। इसमें दिया है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन आपका सामने है, बज्रों विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। इसी तरह का सवाल एक जो है तीसरे अध्याय में भी था, ठीक है। तो इन विधियों को अच्छी तरह से समझ लेना। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, बज्रगुणन विधि, ठीक है। क्योंकि बज्रगुणन विधि जो होती है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की एक विधि है, ठीक है। आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 9। दिया है इसमें कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 3। ऑप्शन बी दिया है आपका 4x स्क्वायर माइनस के 8x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है आपका 2x माइनस के 4x क्यूब इज इक्वल टू 2। और ऑप्शन डी दिया है 4x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, 5x स्क्वायर माइनस के 3x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 3। दूसरा ऑप्शन आपके सामने 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन है 2x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 2। और चौथा ऑप्शन है 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पहचानना है कि इनमें कौन सी द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपको देखना है कि द्विघात समीकरण कौन सी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, इसे आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसे इधर ले जाएगी, ठीक है। पक्षांतर कर दिए इसका, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, ये आपके माइनस के 3x और ये इधर ले जाएगी तो हो जाएगा माइनस के 3 इज इक्वल टू इधर क्या बचा 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपकी द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो गई। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में देखो क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर कट गए तो घात कितनी बची 1। तो ये तो क्या हुई एक घाती समीकरण में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए घात कितनी है 3 है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर घात कितनी है 1 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया है कि द्विघात समीकरण के मानक रूप में होने पर समीकरण की घातें होती हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका केवल ऋण पूर्णांक, ऑप्शन बी दिया है केवल अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी दिया है केवल परिमेय संख्या, ऑप्शन डी दिया है केवल पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो ऋण पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब घात जो है यहाँ देखेंगे तो मानक रूप इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो घातें हैं यहाँ पर वो कितनी है, एक तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है। x की घात कितनी है 2 और यहाँ 1, ये वाली और ये वाली, ठीक है। यहाँ 1 घात है। तो ये जो परिमेय संख्या है या नहीं है, या परिमेय है ऋण पूर्णांक है पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। ये आपको पता करना है यहाँ पर, ठीक है।
तो देखिए ऋण पूर्णांक का मतलब माइनस में संख्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए। और अपर में संख्या मतलब घात जो इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और पर में संख्या मतलब जो घात इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए। ये तीनों चीजें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो घातें हैं वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ये 10वां सवाल होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, जिसमें दिया है यदि समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा, ठीक है। समीकरण आपकी दे रखी है इसमें 6x² माइनस के 3x² माइनस के 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल कैसे हैं, समान है। जब मूल समान होते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि d का जो मान होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। d का मतलब क्या होता है, विभेदकर। तो यहां हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a बराबर आ जाएंगे आपके 3, b बराबर आ जाएंगे आपके माइनस के 6 और c बराबर आ गए आपके k। तो विभेदकर जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो विभेदकर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान लगाएंगे यहाँ पे तो जाएगा माइनस के 6 का वर्ग माइनस के 4, a का मान लगा देंगे हम 3 और c का मान लगा देंगे k इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36, लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस के 4 3 12 के, ठीक है। तो ये आएगा आपका 36 इक्वल टू 12 के। तो ये आ गया आपका के बराबर 36 बटे 12, 12 3 36। तो के का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, जो 3 है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 12, इसमें दिया है समीकरण 2x² माइनस प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल हैं, हम कैसे हैं पूछ रहे हैं, ठीक है। मूल पूछ रहे हैं कि कैसे हैं। तो मूल हम किस प्रकार से बताते हैं, विभेदकर ज्ञात करके, ठीक है। तो आप यहां से हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 2, a बराबर आपके 2 और b बराबर कितने आ गए 5 और c बराबर आ जाएंगे आपके यहाँ से 4, ठीक है। तो यहां हमें देखना है कि d का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac, ठीक है। d का मान निकालते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा आपका b की जगह हम लगा देते हैं 5 उसका वर्ग माइनस के 4, a का मान लगा देते हैं 2 और c का मान लगा देते हैं यहाँ से 4, ठीक है। तो ये होगा आपके 25, जो आएंगे आपके 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ठीक है। तो 32 में से हम 25 घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 7। इसका मतलब जो संख्या आई वो कैसी आई है, ऋणात्मक आई है, ठीक है। कैसी है, ऋणात्मक। तो जब ऋणात्मक होती है तो जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, अतः जो मूल हो जाएंगे वो हो जाएंगे काल्पनिक, ठीक है। अतः मूल काल्पनिक है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है परमेय और बराबर, दूसरा ऑप्शन है परमेय और असमान, तीसरा ऑप्शन है अपरमेय और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जिसमें दिया है कि यदि वन अपॉन x² प्लस 5 इज इक्वल टू 1/9
हो तो x का मान आपको बताना है यहाँ से कि x का मान जो है कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, x गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 9 = इधर से ले आएंगे x² + 5। आप ये जो 5 है वो इधर ले आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 5 बराबर x²। तो x² बराबर कितने आ गए यहाँ से, ये आ गया आपके 4। अब क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर यहां से आ जाएगा x बराबर ±2। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया है 6x² माइनस के bx + 2 = 0 का व्युत्तर 1 है। इसमें जो d का मान दिया है वो कितना दिया है, 1 दे दिया है। तो कह रहे हैं b का मान कितना होगा। ये जो b दिया है यहाँ पर, इसका मान आपको फिर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a का जो मान है वो है आपका 6, b का जो मान है वो है -v, और जो c का मान है वो है 2। तो d का मान आपको 1 दे दिया है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो ये जाएगा आपका b² - 4ac बराबर 1। तो ये जाएगा आपका यहाँ से b का मान लगा देंगे हम -v का वर्ग हो जाएगा -4, a का मान लगा देते हैं 6 और c का मान लगा देंगे यहाँ से हम 2 = 1। अब आप इसे हल कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा b² - 4 × 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, = 1। तो ये आएगा आपका b² - 48 जो है माइनस को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा, उधर हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, 48 b² बराबर हो जाएगा आपका 49, और यहाँ क्या करेंगे हम वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, b बराबर ± के 7। ठीक है, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें दिया है x² + 3x माइनस के p = 0। इसमें जो एक मूल दिया है वो दे दिया है 2। ठीक है, तो मैं मान ले रहे हैं अल्फा बराबर 2 दे दिया है इसमें। ठीक है, तो कह रहे हैं p का मान कितना होगा, p का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो p का मान ज्ञात करने से पहले हमें एक मूल की आवश्यकता पड़ेगी जो दूसरा मूल है। ठीक है, मतलब बीटा। तो इसके पहले में क्या करना पड़ेगा, पहले बीटा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके लिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, b की वैल्यू जाएगी आपकी 3 और c की वैल्यू जाएगी -p। तो यहां से हम मूलों का योगफल कर देंगे। अल्फा + बीटा = हो जाएगा आपका -v/, हो जाएगा ये -3, ये b की वैल्यू लगा दी। ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा -3। इसका मतलब होगा अल्फा + बीटा बराबर आ गए -3। अब देखते हैं मूलों का गुणनफल। तो अल्फा × बीटा बराबर हो जाएगा c/a। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, -p, a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका -p, अर्थात अल्फा × बीटा बराबर आएगा -p। तो एक समीकरण आपकी ये बनती है, एक समीकरण बनती है आपकी ये। ठीक है, यहाँ से हमने एक मूल इन्होंने दे दिया है, देखिए ध्यान दीजिए। तो अल्फा बराबर 2 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बराबर की वैल्यू लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने लगा दिए 2 × बीटा = -p। तो बीटा बराबर हो जाएगा -p/2। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, बीटा का मान जो है हम समीकरण बीटा का मान 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा + बीटा = -3 दिए है समीकरण 1। इसमें हम बीटा की वैल्यू लगा देंगे, ये वाली
अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी पहले से, ठीक है, और ये लगा दी माइनस के p अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के 3। बात देखिए ध्यान से समझ आई। बीटा की वैल्यू हमने यहां से लगा दी, बीटा की वैल्यू लगा दी माइनस के p अपॉन 2, और जो अल्फा की वैल्यू पहले से दे रखी 2, ठीक है। यहाँ पर तो यहां से इसे आप हल कर लीजिए, p का मान आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2 माइनस के p अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के 3। यहाँ हम लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के p बराबर माइनस के 3। कैंच गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस के p इक्वल टू माइनस के, कैंच गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 3 6। तो p माइनस के बराबर माइनस के 6, और ये ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 4। तो माइनस के p इक्वल टू जाएंगे माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर हो जाएंगे यहाँ पर 10, ठीक है। तो जहां p का मान 10 दे रखा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा इस सवाल, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न दिया है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट के 3 इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि मूल हैं, तो इसमें आपको मूल ज्ञात करना है कि इनके मूल जो है कौन से हैं, ठीक है। तो आप इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुणनखंड दिए हुए हैं पहले से ही। तो इस तरह के सवाल देख के, अंडर वाले सवाल देख कर जाते बच्चे घबरा जाते हैं, तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसे आप जो तरीका बताया उसी तरीके से करते रहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 3 एक्स गुणा कर दीजिए माइनस के एक्स प्लस के अंडर 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए एक्स, तो ये एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस के अंडर 3, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस के अंडर 3, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कितने कॉमन लेने हैं, इससे बात करेंगे तो एक कॉमन लेना और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर देखिए इसमें से भाग करेंगे तो एक आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो एक मिनट में आपका ये ले लीजिए एक्स माइनस के अंडर 3, और यहाँ बचेगा आपका एक्स, और यहाँ बचा आपका माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस के अंडर 3 बराबर 0 कर दीजिए, और यहाँ से कर दीजिए एक्स माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर अंडर के 3, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1, ठीक है। तो जो आंसर आ गया आपका, तो आपके अंडर 3 और 1 जिसमें दिया हो ऑप्शन में वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अंडर 3 कॉमा 1, अंडर 3 कॉमा 1, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए बच्चों आप देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया दो संख्याओं का योगफल 27 है, ठीक है। दो संख्याओं को इसमें योगफल दिया है 27, तो एक संख्या में x मान ले रहे हैं, दूसरी संख्या मान ले रहे हैं y, ठीक है। तो इसमें दिया है x प्लस वाई बराबर 27, और दो संख्याओं को जो गुणनफल वो दिया है 182। तो x इंटू वाई बराबर दिया है 182। समीकरण 1, ये समीकरण हो गई आपकी 2। तो इन दोनों को आपको हल करना है, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आएगा आपका 182 बटे x। तो y का मान कहां रख देते हैं, 1 नंबर रख देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका x प्लस y की जगह हम लगा देते हैं, जो x प्लस वाई बराबर 27, y की जगह हम रख देते हैं 182 बटे x। x प्लस 182 बटे x बराबर 27 हो जाएगा। यहां से आप गुणा कर दीजिए, x लासा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27। इसको हम इधर भेज देते हैं पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x। इसको जो है पक्षांतर कर दीजिए, अब तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस 182 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। तो ये आपकी समीकरण आ गई द्विघात। तो द्विघात समीकरण को आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे,
82 के टुकड़े कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो ये आएगा आपका 182, 2 से काट देंगे, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, फिर 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, और ये बचे 21 हो गए, 7 3 21, ठीक है। तो अब 13 से काट देते हैं, तो आपको गुणनखंड आ गए आपका ई वाले, ठीक है। तो देखिए 27 लाने हैं, 7 दूनी 14 प्लस 13 बराबर कितने आ गए 27, और 14 गुणा आप 13 करेंगे तो आ जाएंगे आपके 182, 182 आ गए, 27 आ गए, ठीक है। अब आप इसे आगे कर लीजिए, ठीक है। आपको आंसर तो यही पता चल जाएगा, 14 और 13 होंगे। फिर भी आगे हम करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 14 प्लस के 13 एक्स 182 बराबर 0, ठीक है। ये हमने लिख दिया आगे। 27 से हमने क्या कर दिया 14 प्लस 13 कर दिए। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस के 14, ये हो जाएगा आपका माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो x माइनस के 14 बराबर 0, x माइनस के 14 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आएंगे x माइनस के 13, यहाँ 13 है बराबर 0। तो यहां से आप दो भाग कर दिए, तो x माइनस के 14 बराबर 0, ये हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर 0, ऐसा आएगा x बराबर 14 और x बराबर 13, ठीक है। तो 13 14 आंसर आ गया आपके। तो जिसमें 13 और 14 दे रखे हैं वो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन दे रखा है बी, इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 18, जिसमें दिया है कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल जो है वो 394 है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या कौन सी है x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, ठीक है। वो कैसे संख्या विषम, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी x प्लस 2। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं इसमें, ये दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 394। देखिए दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, ये दोनों का हमने वर्ग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 394 है, ठीक है। तो इसको अब हम हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x इक्वल टू 3x, हो जाएगा 394। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से हमने इसका प्रसार कर दिया। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस के 4x प्लस के 4, और ये ले आते हैं तो जाएगा माइनस के 394 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 390 इक्वल टू, यहाँ से देखिए दो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, 0। अब इसके क्या करेंगे गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। गुणनखंड जो आएंगे इसके 195, 5 से काटते हैं तो 5 3 15, यहाँ बचेंगे 4, 45 हो जाएंगे, ठीक है। 5 में 45 हो जाएंगे, फिर 3 से काट देते हैं तो 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 13 से ही काटेंगे तो ये आएगा आपका 1। तो लाने कितने हैं आपको, घटा कर लाने हैं 2 और गुणा करके लाने 195, ठीक। गुणा करेंगे तो कितने ही आएंगे, इन तीनों गुणा कर देंगे तो 195 आ जाएंगे। लाने कितने आपको घटाकर 2 लाने हैं, तो देखिए
5 15 माइनस में कर देंगे 13 बराबर कितना आएंगे 2। तो ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर 15 माइनस के 13 एक्स माइनस के 195 बराबर 0। ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 15 एक्स माइनस के 13 एक्स और माइनस के 195 बराबर 0। ये रहेगा एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस के 15 माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस के 15 बराबर 0। एक्स प्लस 15 और एक्स माइनस के 13 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस के 15। यहाँ से आएगा एक्स माइनस के 13 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आ गया 13। ठीक है, तो यहाँ देखिए बात क्या कही थी कि विषम धन पूर्णांक, धन का मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव वाली ले लेंगे ये वाली संख्या, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में है। ठीक है, तो आपका जो पहला हो गया वो x का मान हो जाएगा आपका 13 और दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 13 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे ये 15। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 13,15 इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें दिया है हल करने के लिए एक समीकरण। ठीक है, 1/x माइनस के 3 माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। इस समीकरण को आपको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा हो जाएगा आपका x माइनस के 3 और ये हो जाएगा x प्लस के 5 बराबर 1/6। इधर कैंच गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 और ये इधर चले जाएंगे x माइनस के 3। यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए, नीचे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 माइनस के x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 बराबर ये बटे में हो जाएगा, गुणा कर दी इसकी। तो x गुणा x करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x गुणा हम 5 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 5x। अब हम इस गुणा से करेंगे तो ये जाएगा माइनस के 3x। इस गुणा से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 5×3=15 बराबर 1/6। तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, ऊपर बचे 5 और 3 8 बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएंगे देखिए 5 में 3 घटा देंगे तो 2x बचेंगे माइनस के 15 1/6। अब आप कैंच गुणा कर दीजिए। तो कैंच गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 8 से जाएगी तो 8 गुणा 6 बराबर ये चले जाएंगे उधर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 8×6=48 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15। ये 48 इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 और माइनस के 48। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस माइनस में तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x ने जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 5 13 और 4 और 1 5 6 बराबर 0। अब क्या करना है, 63 के गुणनखंड करने हैं, लाने कितने हैं 2, तो 7 में 63 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 7 63 एक्स माइनस के 63 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 7x माइनस के 63 बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 9 माइनस के 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपके x प्लस 9 और एक ब्रैकेट में x माइनस के 7 बराबर 0।
यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएंगे -9, और यहाँ से जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, तो 2 आ गए आपके आंसर। तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20, और ये जो है आखिरी प्रश्न है इस अध्याय का। कह रहे हैं एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है तो वह पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें सवाल में क्या दिया है, ध्यान से देखिए कि जो है कोई एक धन पूर्णांक है और उसका वर्ग जो है वो उसी संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है। ठीक है, तो सवाल को जो है समझते हैं और जो मान लेते हैं उसके लिए धन पूर्णांक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, माना पूर्णांक जो है x है, तो किसी संख्या का वर्ग उसके 9 गुने से, इसी संख्या के 9 गुने से कितने अधिक है, ये 22 अधिक है, ये अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उधर ना जोड़कर हम इधर जोड़ देते हैं 22, अब क्या हो गए, बराबर हुआ। ठीक है, ये अधिक था तो हमने क्या कर दिया, इधर जोड़ दिए 22, इसलिए दोनों संख्या बराबर हो गई। अब आप इसे हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 22 बराबर 0। इधर आके जो है माइनस को हो जाएंगे ये, तो 22 के जोड़े करने हैं, लाने कितने हैं 9, तो 11 दूनी 22 ही रहेंगे, x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 2x प्लस के 2x रहेंगे यहाँ पर, और माइनस के 22 बराबर 0। देखिए 11 में से 2 गए तो माइनस के 9 बचेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स माइनस के 11 प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस के 11 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस के 11 और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस के 2 बराबर 0। तो एक्स माइनस के 11 बराबर 0, और तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 11 और एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस के 2। तो देखिए ये माइनस आ गया, इसलिए ये नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा इसमें, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो है धन पूर्णांक। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिए, इसकी बात कर रहे थे धन पूर्णांक की। तो धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या आनी चाहिए वो किसमें आनी चाहिए, पॉजिटिव प्लस में होनी चाहिए, तो माइनस वाली नहीं। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।